अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स। थैंक यू फॉर थैंक यू। होस्टिंग मी आरजू जी। ऑलवेज अ थैंक यू। प्लेजर। और और आपको जो लोग बहुत हमें बहुत बधाई। मैंने आपके दो भेजा फ्राई देखे ऑन जाकिर नायक। आई लाइक देम। दे आर थैंक वेरी यू। नाइसली आर्टिकुलेटेड एंड वेरी ब्रेव। सो थैंक मेनी यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं आप लोगों से जो हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को भी और डॉक्टर अभिषेक के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डॉक्टर साहब, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने मोदी जी के बारे में बात की है और बड़ा उसका चर्चा हो रहा है। आखिर क्या हुआ है, ऐसा क्या कह दिया? बोरिस जॉनसन जी ने अपनी एक मेमोयर लिखी है किताब लिखी है। हम्म। उसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी तारीफ करी है। ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ करी है उसने। तो अब आप समझ लीजिए कि सबसे मुझे जो अजीब सी बात लगी भारतीय मानसिकता को देख करके, वो जॉनसन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि 2012 में जब वो पहली बार मोदी जी आपसे मिलने जा रहे थे, वो उस समय लंदन के मेयर थे, बोरिस जॉनसन साहब। तो उस समय वो पहली बार जब आए तो उनको यहाँ की जो कॉमर्शियल कोई बॉडी थी, एफसीडीओ, उसने कहा था कि आप नरेंद्र मोदी से मत मिलिए क्योंकि वो हिंदू नेशनलिस्ट है। तो ये जो हमारे देश में जो हिंदुइज्म फोबिया, हिंदू फोबिया, सनातन फोबिया जो फैलाया गया था पूरी दुनिया तक, वो उसके शिकार थे। और प्रधानमंत्री मोदी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस फोबिया को हटाया दुनिया भर से, कि हिंदू नेशनलिस्ट और ये पता नहीं क्या क्या कह के उनको बदनाम किया गया था। बट वो बोले कि जब वो पहली बार वो सिटी हॉल में मिले, क्योंकि मोदी साहब लंदन गए हुए थे, तो वो जब सिटी हॉल में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मतलब आई फेल्ट एन एस्ट्रल एनर्जी। एस्ट्रल एनर्जी का मतलब आप समझती हैं? एस्ट्रल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटिंग टू स्टार, एस्टेरॉइड्स। ठीक है ना? हम्म। तो उनके अंदर एक कोई मतलब तारों की चमक वाली शक्ति, उतनी एनर्जी समझ लीजिए, दैट मीन्स स्टार इज ऑल एनर्जी। तो वो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मिलके तो ऐसे ही लगा उनसे कि ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी, ही वॉज फुल ऑफ गुड वाइब्स। और अगर मैं उनके वर्ड को कोट करूं तो वो कहते ही रेज्ड माय आर्म एंड चैंटेड समथिंग इन हिंदी एंड आई फेल्ट हिज क्यूरियस एस्ट्रल एनर्जी। मतलब वो मोदी साहब की आदत है, वो नेताओं के जो है वो अपने कलीग जो नेता होते हैं उनके हाथ उठा के और कुछ बोलते हैं। उन्होंने वही किया हम्म। होगा 2012 के सिटी हॉल में लंदन में। और उन्होंने कहा जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा यार ये बंदा कुछ इसमें जबरदस्त जो है ना, इसमें शक्ति है, एस्ट्रल शक्ति, मतलब जो कह लीजिए तारी जो शक्ति है वो है उनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट इट इज। और मोदी साहब जो है वो युग पुरुष है। बाय द वे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जॉनसन साहब की बुक का, उस बुक का नाम है अनलीस्ड। सो उन्होंने, दिस इज व्हाट हिज टेक वाज दिस। पुतिन साहब के इन्वेजन पे भी उन्होंने लिखा कि जब पुतिन साहब ने यूक्रेन का इन्वेजन किया तो बोरिस जॉनसन साहब अप्रैल 2022 में रशिया आए थे ताकि वो मोदी साहब को रशिया से दूर कर सके। मतलब उनका पर्पज ये था, टू वीन इंडिया ऑफ द रशिया। दैट्स व्हाई ही विजिटेड 2022 में इंडिया में। और उन्होंने बोला कि जो स्वागत किया मोदी साहब ने, वो मुझे लगा ही नहीं कि यार ये कोई एक किसी राजनेता का हो रहा है। मतलब मुझे लगा एक ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब जैसे कोई बैंड होता है उस टाइप का स्वागत मेरा किया गया। और इट वाज लाइक इट वाज समथिंग दैट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब मोदी जी से उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि भाई, तब मुझे समझ में आया, मोदी जी ने एक्सप्लेन किया कि रशिया और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो क्यों जाती है, क्यों वो वेस्ट के साथ नहीं। जब 1945 का वार खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर टू, व्हाई डिडंट इंडिया अलाइन विद द वेस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रशिया इन इंडियाज रिलेशनशिप इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो वो उन्होंने कहा कि तब मुझे मोदी जी ने बहुत कुछ समझाया एंड देन आई अंडरस्टूड द इंडियाज पॉइंट। तो ये मोदी जी का चमत्कार है, ये मोदी जी की करिश्मा है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को और इंडिया की बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके समझ लीजिए झिझक के,
उन्होंने दुनिया के वर्ल्ड लीडर को लिखा और इसीलिए उनका स्वागत होता है। जैसे मैं आपको एक पैरा पढ़ के सुनाता हूँ उनकी किताब अनलिस्ड का, बट आई वंडर इफ इट वाज नॉट टाइम फॉर अ मॉड्यूलेशन अ रीथिंक, डिड इंडिया रियली वांट टू बी अलाइंड विद दिस पेयर ऑफ ऑटोक्रेसीज, रिफरिंग टू इंडिया एंड चाइना। तो वो बोलते कि मैं ये सोच रहा था कि क्या इंडिया वाकई में एक डेमोक्रेसी होते हुए रशिया और चाइना के साथ जाएगा? ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी। So there was question that he had in his mindset, and then over the period of time जब वो मोदी साहब से मिले तो उनको इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। लेकिन सर आपके ख्याल से मोदी जी जो है, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ बात ना की गई हो। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से ही कई आवाजें उठी जिसमें अपोजिशन भी शामिल है। अपोजिशन की कई पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की कई पार्टी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके कामों को पसंद नहीं किया। लेकिन आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट भी अगर आती है पावर में तो वो 100% डिलीवर कर सकती है? तो उस लिहाज से क्या पोजीशन की ऑब्जेक्शन सही थी? आपको लगता है पोजीशन का काम यही होता है कि बस लगी रहे? नहीं, अपोजिशन का काम देखिए, बिल्कुल आप पॉलिटिकल अगर पार्टी चलाते हैं तो आपको लोगों का विश्वास जीतना होता है, लोगों का वोट लेना होता है। मगर भारतीय अपोजिशन ने भारत जो 1947 के बाद से जो भारतीय राजनीति हुई है उसमें से भारत को खत्म करने का प्रयास किया, भारत को डिवाइड कर दिया। द्रविडियन, नॉन द्रविडियन में, भारतीय, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, फिर कास्ट और फिर रिलीजन। और इसमें जब 1947 में भारत का विभाजन तय हो गया और जो बचा हुआ भारत था उसको तो वहां पे फिर खत्म कर देना चाहिए था, ये माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, रिलीजन, और इसको एकदम समाप्त कर देना चाहिए था कि भारत की जो आइडेंटिटी है वो उसकी सनातन कल्चर है, सनातन व्यवस्था है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप अपने भगवानों को माने, लेकिन लीगल सिस्टम यहाँ के कल्चर, यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से चलेगा। भारत ने नहीं किया वो। भारत ने उल्टा जो है वो आप जो पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान चला उसी आइडियोलॉजी से इंडिया भी चला। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है कि हम मुगलों के इनहेरिटर हैं, और इंडिया की आइडियोलॉजी क्या थी कि मुगल्स वर द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ऑफ इंडिया। इट वाज द मुगल हु मेड इंडिया। तो ये जो एक नेहरूवियन फिलॉसफी थी जो पोस्ट 1950 एक सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट के रूप में इंडिया को बनाया गया। जैसे आप देख लें जो इंडस वाटर ट्रीटी है, एवरीवन नोज कि वो ट्रीटी जो है हेविली फेवर करती है पाकिस्तान को। और ये नेहरू जी की जो पॉलिसी थी टू अपीज राइवल्स, वो कहीं भी काम नहीं किया। उन्होंने चाइना को अपीज करने की कोशिश की, चाइना ने 1962 में अटैक करके इंडिया की बहुत बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ ओवर फ्रेंडली रिलेशनशिप और जेस्चर्स दिखाए। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जैसा वन साइडेड ट्रीटी उनको साइन करके दिया, उसके बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। नेहरू लियाकत पैक्ट था जिसमें यह डील हुआ था कि भाई दोनों अपने लोगों की मिनॉरिटीज को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इंडिया की मिनॉरिटी तो इंडिया की सबसे बिगेस्ट मिनॉरिटी के रूप में कन्वर्ट हो गई है। इस्लाम में जो फॉलो करने वाले हैं उनका पॉपुलेशन कई फोल्ड बढ़ गया। लेकिन चाहे आप पाकिस्तान, उस समय का जो पाकिस्तान था उसमें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों इंक्लूडेड थे। आज आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में 70 साल के अंदर में दोनों जगह से जो हिंदू पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, साफ हो चुकी है। आज पाकिस्तान जो है 98.2% जो है वो इस्लामिक कंट्री है। कहां गए वो लोग? नेहरू लियाकत पैक्ट का क्या हुआ? आपने इतनी ज्यादा वो छूट दी। कश्मीर में चूंकि वो मुसलमानों का एरिया था, मुसलमान वहां पे ज्यादा थे बहुतायत, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्या मिला उससे? क्या आप जो सोच रहे थे कि एसिमिलेशन होगा वो हुआ? नहीं हुआ। मोदी जी ने वो बदला है 70 साल में। जो हिंदू फोबिया फैलाया गया, जो सनातन फोबिया फैलाया गया, जो फॉल्स इक्विवेलेंस क्लेम किए गए, जो झूठ बोला गया, बातों को छुपाया गया, मैनिपुलेट किया गया। कल मैं अपने आपको एक बात बता के रोक देता हूं। मैं कल अपने मित्र के यहाँ था, मैंने कहा भाई जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो बड़ा सोचनीय है कि वहां पे जो लोग हैं वो दुर्गा पूजा के उसमें पंडाल में इस्लामिक गीत गा रहे हैं, जजिया टैक्स ले रहे हैं, कह रहे हैं जब अजान होगी तो आप पूजा रोक देंगे, और उसके बाद जो है कि मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अवामी लीग पार्टी की गलती। तो ये जो एक इंडिया में डिनायल है वो काम नेहरूवियन लेगेसी है। They are not ready to call a spade, but time has come. We have to call spade if India has to survive. वरना ये जो लेफ्ट लिबरल वो हैं जो झूठ बोलते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं जो चीजों को, वो बर्बाद कर देंगे। और मोदी ने वही किया।
मोदी जी ने लेकिन वही किया और यही बात बोरिस जॉनसन कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी की एक चीज और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से देखने में आई है, और वो ये कि वो दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, उसके लिए उनको बहुत पुकारा जाता है, उसके लिए उनकी बहुत बात की जाती है कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसमें आ सकते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो आप समझ लीजिए कि इसराइल और फलस्तीन, या इसराइल और ईरान, क्योंकि दोनों के साथ टर्म्स अच्छे हैं। आपके ख्याल से क्या वो वाकई में ये कर पाएंगे, या लोग उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इंडिया को आना पड़ेगा। इंडिया प्लेज अंडरवेट। जो इंडिया का शेयर होना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल ट्रेड में, इंडिया हैज बीन शाइंग ऑफ दैट, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ग्लोबल पावर। तभी इंडिया को दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट किताब वेद के बाद अगर कोई है तो बाइबल है। बाइबल के आप अगर चैप्टर ऑफ ईस्टर में जाएंगी तो वहां भी आपको इंडिया का मेंशन मिलता है। आप अगर ग्रीस सिविलाइजेशन में जाएंगे वहां इंडियन का मेंशन, इंडिका के नाम से आपको किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी। इंडिया वॉज अ ग्लोबल पावर। जब अलेक्जेंडर ने भी दुनिया को फतह करने की कोशिश की तो उसका जो बेड़ा रुका वो हमेशा इंडिया ने ही रोका। तो पॉइंट ये कि इंडिया कॉलोनाइजेशन के बाद, पहले इस्लामिक कॉलोनाइजेशन और उसके बाद जो है ये इंग्लिश कॉलोनाइजेशन, वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, इसके बाद जो है इंडिया वेंट इनटू कोकून। इंडिया के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया गया, पहले रिलीजन के नाम पे, फिर सिविलाइजेशन के नाम पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसलिए किया गया कि हम सुपीरियर हैं और इंडियन सिविलाइजेशन इंफीरियर है। उनके ऑथर्स ने इंडियंस के माइंडसेट में ये बात बैठा दी कि इंडियंस आर इंफीरियर और वेस्टर्न्स आर सुपीरियर। और उसके बाद रिलीजन के, कल्चर के नाम पे भी जो इंडियंस थे उनको ये मोनोथीज्म और ये सब के नाम पे अपनी थ्योरीज को उनको रिविजिट करना पड़ता था। तो दे वर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स। तो इंडिया हैज वेंट इनटू कोकून। इंडिया अपने शेल में घुस गया था पिछले 100 सालों से। अब आप ये देख लीजिए कि वो कंट्री जो दुनिया की 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थी, 1991 में, 1991 में बैंकरप्ट हो गई। 1947 में जो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी था, आरजू जी, 2024 में वही पर कैपिटा जीडीपी है, $2400। इन 1947 मैं कहीं देख रहा था, वी हैड 2400 यूएसडी पर कैपिटा जीडीपी थी हमारी। और आज जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो वापस से 2400 पाए। लेकिन 1991 में हमने 2400 से घटा के उसको 200 पे कर दिया और हम बैंकरप्ट हो गए। क्यों हो गए वो बैंकरप्ट? बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज के इंडिया अपना वेट नहीं एक्सरसाइज करना चाहता था ग्लोबल लेवल पे। आज बिल्कुल इंडिया की क्रेडिबिलिटी इजराइल में है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी अरब वर्ल्ड में है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट में। और दूसरी चीज कि इंडिया किसी को भी दबाना नहीं चाहता। इंडिया का खुद का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया इन सबको साथ में लेके चल सकता है और सिर्फ इंडिया ही साथ में लेके चल सकता है, क्योंकि सिर्फ हम हैं जो कहते हैं कि सबका भला हो, सब सुखी हो, सब खुश हो। हम ये नहीं कहते आपका कल्चर बुरा है, आपका वो बुरा है। तो मोदी जी हैज अर्नड अ रिस्पेक्ट। इसको तो आपको मानना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है उस पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं। आप जरा डोनाल्ड ट्रंप का बस एक बात ये बोल दूं, डोनाल्ड ट्रंप का जरा देख लीजिए, दो स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने कि हाउ मोदी जी इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। अगर ट्रंप जैसे एक, मैं नार्सिसिस्ट इज द राइट वर्ड, ही लव्स हिमसेल्फ, वो अगर मैं यही कह रही हूँ सर, मैं इधर ही आने लगी थी कि एक तो रतन टाटा जी जो हैं वो ये कि उनको खैर पाकिस्तान में भी बहुत रिस्पेक्ट उनकी है, और बहुत अफसोस पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया। तो एक तो ये कि बिल्कुल मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी यही बात करने लगी थी कि उन्होंने भी मोदी जी का नाम लिया, उन्होंने भी उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन साथ साथ जो बिजनेस कमेटी है भारत की, जिसमें रतन टाटा जी जैसे लोग हैं, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, और कई जो है वो गौतम अडानी साहब और इस किस्म के लोग हैं, आपके ख्याल से उनका कितना, बिजनेस कम्युनिटी का कितना रोल है जो मोदी जी के साथ रहे, और मोदी जी की गवर्नमेंट, या कह लीजिए कि उनके साथ काम करके भारत की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में? देखिए, आप जब वर्ल्ड लीडर होते हो तो इंडिया के साथ तो आपको एंगेज करना ही पड़ता है ना, क्योंकि यूएस में आज जो सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है वो चाइना है। हालांकि अब रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन चाइना इज देयर मेजर थ्रेट स्टिल टुडे, बिकॉज जिस तेजी से चाइना पिछले 40 सालों में ग्रो किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप कहाँ, तो आप इंडिया से भी गई गुजरी इकोनॉमी थे आप 1979 में,
और आज आप 2021 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। इंडिया तो अभी भी फिर भी 4 ट्रिलियन डॉलर भी इकोनॉमी नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल। इंडिया को तो अभी 17-18 ट्रिलियन पहुंचने में बहुत साल लग जाएंगे, 10-20 साल लगेंगे। तो पॉइंट ये कि अगर आपको एक ग्रोइंग चाइना है, उसका काउंटर कौन है? उसका काउंटर इंडिया है। तो आप चाइना तो आपके जो है समझ लीजिए जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से या फ्रेंडली जोन से तो निकल चुका है। कैन यू अफोर्ड कि इंडिया भी निकल जाए? तो आज तक वेस्ट ने कोई प्रो इंडिया काम नहीं किया। इंडिया वेस्ट हैज ऑलवेज डन एंटी इंडिया वर्क। वेस्ट हैज डन एवरीथिंग टू वीकन इंडिया। वेस्ट हैज डन एवरीथिंग टू डिफेम इंडिया। अब अगर आप इंडिया की बात करना चाहते हो और इंडिया से आप सनातन कल्चर कर दोगे, हिंदू नेशनलिस्ट फैला दोगे और हिंदुइज्म को आप सारी दुनिया की परेशानी का जड़ दिखा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। 82% जनता जहां की हिंदू हो। मैं आपको बताऊं कि जब नेहरू जी 1950 में गए थे वहां पे अमेरिका में, उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट भोजन क्या है, उन्होंने कहा बीफ समथिंग करके, और उसके साथ कुछ उन्होंने वेस्टर्न फूड का नाम बता दिया। अमेरिका वाले हैरान हो गए कि जहां 85-87% हिंदू है, वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है वो बीफ खा रहे। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, एटलीस्ट बी रेस्पेक्टफुल। तो लेकिन सर ट्रम्प ने भी सर तारीफ की है मोदी जी की। वैसे तो मैंने सुना ट्रम्प भी बीफ ही खाते हैं, लेकिन जब वो भारत आए थे तो क्या खुद लेकर आए थे कि मोदी जी ने उनको भी वेजिटेबल्स ही खिलाई थी? नहीं, ट्रम्प साहब बीफ खाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह रहे भाई दुनिया में हर कोई कुछ खा रहा है, हम थोड़े सबके, हम कह रहे हम नहीं खाते। हाँ, उसका एहतराम करना, उसका आप खाएं, आपकी मर्जी है, हम कौन होते हैं रोकने वाले भाई? डेफिनेटली। इफ यू लाइक बीफ इट्स योर पर्सनल चॉइस, आई हैव टू रिस्पेक्ट इट। बट एक इंडियन कल्चर का पार्ट है। हर सोसाइटी में देखिए कोई ऐसा जानवर है जिसको नहीं खाना है, हर सोसाइटी में, और बाई लॉ वर्जित रहता है कि आप नहीं खा सकते इसको। उसका रीजन कुछ हो सकता है, हम गाय को माता कह के नहीं खा रहे, मुसलमान कह रहा है सूरज नजिस है, जूस कह रहा है नजिस है इसलिए नहीं खाना, बट खा तो दोनों नहीं रहना, पर्पस तो सेम है। बॉटम लाइन ये है कि ट्रम्प साहब जो खाना चाहें खाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर ट्रम्प साहब ये जानते हैं कि अगर उनको दुनिया में डील करना है तो मोदी चाहिए। एंड मोदी उन्होंने तारीफ की है मोदी जी की, उन्होंने रिसेंटली तारीफ की है। नहीं, वो क्यों कर रहे हैं वो उनको समझना है, क्योंकि ही इज सर्टेन कि ही इज गोइंग टू एक्वायर द पावर। और अगर वो पावर में आते हैं तो वो मोदी को गाली देकर के तो नहीं आ सकते। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मोर देन सॉफ्ट टुवर्ड्स। जब वो आए थे अपने, जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो वो इंडिया आए थे दिल्ली में, उनका जो मेगा शो अहमदाबाद में या कहीं पे, मेरे ख्याल से अहमदाबाद में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरे शहर में दोनों तरफ जो थे लोग ही लोग खड़े थे, और ट्रम्प और मोदी जी जो थे, जिसमें एक बड़ा मीम भी बना था, क्योंकि मोदी जी ने, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, DONALD, तो मोदी जी ने उनको डोनाल्ड ना करके डोलांड कह दिया था, तो वो बड़ा एकदम हो गया था कि वो एंड आई इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, सो दैट बिकम अ मीम। बट पॉइंट इज दैट कि ही वाज मेस्मराइज्ड, उनका पूरा खानदान आया था। और आप ये याद रखिए, उनकी जो बेटी है ट्रम्प साहब की, उनकी जो शादी हुई है वो कुशनर से हुई, सम कुशनर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ही इज अ जूइश मैन, वेरी क्लोज टू इजराइल। ट्रम्प इज प्रो इजराइल। ट्रम्प और ये सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं अगर मैं आया तो मैं ईरान के सारे न्यूक्लियर स्टेशन और ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करूंगा, खुली धमकी दे रहे हैं ट्रम्प। तो इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, वो भी वो मैसेज वहां जा रहा है। सो पॉइंट ये है कि हालांकि हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं, यही तो है कि दोनों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आपको किसी एक के साथ ही होना होगा ना। नहीं, ऐसे कैसे? हम तो जब इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं तो फिर आप दोनों के साथ कैसे दे सकते हैं? भाई हम दोनों के साथ इस तरीके से खड़े हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको मीडिएट करना पड़ेगा। अगर हम एक का साथ ले लेंगे तो फिर हम पार्टी बन जाएंगे डिस्प्यूट के। हम डिस्प्यूट के पार्टी नहीं बनना चाहते। अगर हमने कह दिया इजराइल जो कह रहा है वो सही है या वो ईरान जो कह रहा है वो सही है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे पीस, एक जो रास्ता है वो पीस है। आपकी बात सही होगी, इजराइल की अपनी जगह, ईरान की अपनी जगह, लेकिन ये कि क्या उसका तरीका ये है कि आप एक दूसरे के गला काट देंगे? क्या उसका तरीका ये है कि आप एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देंगे? क्या तरीका है इसका? तो ऑल वी आर सेइंग दैट कि हम आपको गलत या साबित, हम जज नहीं बैठे हैं। वी आर नॉट द जज टू से कि नहीं ईरान गलत है, नहीं इजराइल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट है इसको दूसरे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, धीरे धीरे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। बट नहीं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका गला काट देंगे हम, तो जो डिस्प्यूट वाला ही नहीं रहेगा तो डिस्प्यूट भी नहीं रहेगा, ये तरीका नहीं है। सो वी आर ऑलवेज विद द साइड ऑफ पीस। हम किसी के साइड में नहीं, हम शांति के साथ में हैं, हम समृद्धि के साथ में हैं, हम मानवता के साथ, वी आर विद द ह्यूमैनिटी।
भारत की बात मानवता की बात है, मैं बार बार कहता हूं भारत मतलब मानवता। सैफरन जिसको भगवा कहते हैं, भगवा का मतलब मानवता। हम सबकी बात करेंगे, हम किसी एक का साइड नहीं ले सकते, हम पार्टी टू द डिस्प्यूट नहीं बन सकते। बिल्कुल होना भी यही चाहिए और शायद इसी वजह से जो है वो पीएम मोदी को ना सिर्फ ये कि यूके के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो तारीफ कर रहे हैं, बल्कि जो आने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।